हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सेल बायोलॉजी के जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम सेल थ्योरी और कोशिका की डिस्कवर के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए सेल्स के डिफरेंट वे जो सेल बायोलॉजी है उसके कौन कौन से आयाम हैं और किन किन रूपों में अध्ययन किया जाता है उसके बारे में हम आगे का अध्ययन करेंगे। तो सेल बायोलॉजी के बारे में हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा था। कोशिका सिद्धांत से आगे की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी जो नाम दिया जाता है वो है थियोफ्रेस्टस। फाइटोलॉजी शब्द जो हैं, अब देखिएगा द वर्ड फाइटोलॉजी, हम कहें कि सेल शब्द किसने दिया तो रॉबर्ट हुक ने लिया था सेल, बट द वर्ड फाइटोलॉजी इज फर्स्ट गिवन बाय रॉबर्ट हुक। ओके, नेक्स्ट इंडियन फाइटोलॉजी के रूप में हमने कहा था कि A.K. स्वान है, A.K. शर्मा है, अशोक कुमार शर्मा। मॉडर्न फाइटोलॉजी के लिए हमने स्वान का नाम लिया था। इसी प्रकार से यदि हम देखें जो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज की थी वो कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका, याद कीजिएगा, डेड सेल। किसके अंदर? तो इस प्लांट का नाम आपको याद रख लेना है, कर्कस सुबर। क्या नाम है? कर्कस सुबेर। ये प्लांट नेम है जिसमें सर्वप्रथम डेड सेल रॉबर्ट हुक ने कोर कोशिकाओं का जो अध्ययन किया वो कौन से पादप की थी? कर्कस सुबर नामक पादप की कोशिकाओं में मृत कोशिकाओं का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया और उसे नाम दिया सेल। जबकि जीवित कोशिका की जब बात आती है तो सर्वप्रथम किसने देखी? ल्यूवेनहॉक। और जंतु कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन भी ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही किया गया, क्योंकि जीवित कोशिका जो देखी गई थी वो एक जंतु था। अतः हम यहाँ पर कहें कि जंतु की कोशिका थी तो जंतु कोशिका का अध्ययन और जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? वो हैं एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। इसी परिप्रेक्ष्य में एक अदर नेम है कि प्रथम पादप जीवित कोशिका का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है जो हम कहेंगे ग्रू एंड मेलपिगी। ग्रू और मेलपिगी नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले जीवित पादप कोशिका का अध्ययन किया और नाम दिया यूट्रिकल। क्या नाम दिया? यूट्रिकल। तो जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने? एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने। जंतु कोशिका ल्यूवेनहॉक, मृत कोशिका रॉबर्ट हुक। ओके, इसी प्रकार से जीवित पादप कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन जो किया गया वो ग्रू एवं मेलपिगी द्वारा किया गया और उसे नाम दिया गया यूट्रिकल। ओके, ये याद रखिएगा बेटा, ग्रू एंड मेलपिगी द्वारा जीवित पादप कोशिका का अध्ययन किया गया, उसे नाम दिया यूट्रिकल। लोवेरी एवं फिट्ज जो दो साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार जैविक क्रिया की वह इकाई जो कोशिका झिल्ली से आवृत हो, जिसमें स्वतः जनन की क्षमता पाई जाए, कोशिका कहलाती है। ये कोशिका सिद्धांत कहलाता है और उस कोशिका सिद्धांत का अपवाद हम वायरस को मानते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर कहें कि जैविक क्रियाओं की वह इकाई जो कोशिका झिल्ली से आवृत हो, जो कोशिका झिल्ली से आवृत हो एवं जिसमें स्वतः जनन की क्षमता पाई जाए, एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड होने की क्षमता पाई जाए, वो क्या कहलाती है? कोशिका। कोशिका विज्ञान की यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो कोशिका की संरचना व संगठन के साथ उसकी आनुवांशिकी व उद्भव व विकास का अध्ययन सेल बायोलॉजी कहलाता है। ये मैं पहले में भी आपको कह चुका हूँ। कोशिका का जो अध्ययन है वह निम्न चरणों में किया जाता है। याद रखिएगा कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहला है कोशिका की संख्या, दूसरा है कोशिका का आकार। कोशिका की संख्या, कोशिका का आकार, हम यहाँ पर इसमें यही अध्ययन करेंगे। कोशिका की संख्या, कोशिका का आकार, कोशिका की आकृति, विभिन्न कोशिकांग, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर
ये चीज़ें अपनी इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम जो बात करते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिकाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो हम जानते हैं कोशिकाएं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय समूह में बटे होते हैं, यानी विभिन्न जीव जो हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बटे होते हैं। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ सेल्स होती है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेल्स होती हैं, वो विभिन्न जीव हैं। जैसे कि देखिएगा, कोशिकाओं की संख्या के अनुसार जीवों को एक कोशिकीय बहुकोशिकीय के रूप में विभाजित किया गया है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए, यूग्लिना, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एक्सेट्रा आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी जानते हैं इसे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिसाइड दीज, इनके अलावा वे सभी जीव जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं वो मोस्टली बहुकोशिकीय होते हैं। एक जो अंडा है, शतुरमुर्ग का अंडा या जो भी फर्टिलाइज्ड एग है, वो एक कोशिका के रूप में है। इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती वो मुख्यतः बहुकोशिकीय ही होती हैं। उच्च वर्गीय पादप व जंतु जो भी हैं। अगर हम एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के बारे में बात करें तो उसके शरीर में लगभग 10⁻⁴ सेल्स होती हैं। इसी प्रकार जो यूरोडाइन व पेंडोराइन जो शैवाल जीव हैं, उनमें आप देखोगे कि उनमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। 4 से 32 कोशिकाएं उसमें होती है। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। वोल्वॉक्स में हम जानते हैं कि 500 से 60,000 तक कोशिकाएं होती हैं। वोल्वॉक्स में बहुत ही छोटा होता है। इन शैवालों में कोशिकाओं की संख्या निश्चित पाई जाती है, अतः इसे क्या कहा जाता है? समंडल या निवर। दूसरा, यदि हम यहाँ पर देखते हैं कोशिकाओं का आकार, तो कोशिकाएं किन किन प्रकार की होती हैं? हम जानते हैं विभिन्न कोशिकाएं, विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार आमाप की कोशिकाएं स्थित होती हैं, जो कि उनके कार्यों के आधार पर निर्धारण होता है। देखिएगा, कोशिकाओं का आकार, विभिन्न जीवों में कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा 15 सेंटीमीटर के करीब होता है, जंतु के जगत की सबसे बड़ी कोशिका है। और एक कोशिका जो सबसे बड़ी है वो है पॉलीमिक्सो अमीबा। सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिकाओं के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके थे। अगर पादप कोशिका, क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे लंबी जो पादप कोशिका है वो बास्ट फाइबर या रेमी फाइबर के रूप में होती है। रेमी फाइबर या बास्ट फाइबर जो तंतु होते हैं, वो फाइबर होते हैं, वो आपके सबसे बड़े लंबी पादप कोशिकाएं होती हैं। और यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें, एक कोशिकीय जीव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है एफिटाबुलेरिया शैवाल। याद रखने की योग्य बातें हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करते हैं कोशिका की आकृति, आकार और आकृति में बोल रहा था, आकार विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और इनकी आकृतियाँ भी विभिन्न आकार में होती हैं। तो इनकी आकृतियों का निर्धारण, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया नेट के साथ साथ पीएमटीसी पीएमटी वगैरह जो नेट वगैरह एग्जाम है उनमें भी पूछा गया है कि कोशिका की आकृति का निर्धारण कैसे होता है। यानी तो हम कहेंगे कि विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ही कोशिकाओं का आकार निर्धारित होता है। अर्थात हम देखते हैं कि हार्ट में, हृदय में की जो कोशिकाएं वो अलग प्रकार की आकार की होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं अलग आकार की होती हैं, जो हमारे मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनकी कोशिकाएं अलग आकार की होती हैं। तो अर्थात जो हमारे अंग होते हैं, विभिन्न कोशिकांग होते हैं, उनके कार्यों के आधार पर ही कोशिकाओं का आकृति निर्धारित होती है। इसी के आधार पर शल्काकार, तर्कोरूपी, डिंबाकार, स्तंभाकार, आयताकार या गोलाकार हो सकती है। और कोशिका के आमाप का निर्धारण, कोशिका कितनी बड़ी है उसके आमाप का निर्धारण के लिए केंद्रक द्रव्य सूचकांक कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स द्वारा निर्धारण होता है, जिसे हम यहाँ पर KPI द्वारा देखते हैं। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स VN यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से जब ये फॉर्मूला हम यहाँ फुट करते हैं तो हमें जो है कोशिका के आमाप का निर्धारण होता है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे। तो धन्यवाद।